नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल के भीतर 7वीं मर्तबा बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गया जी में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। विधानसभा चुनाव से पहले हाल के कुछ महीनों में पीएम मोदी बिहार को ताबड़तोड़ सौगातें दे रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से मगध और अंग के लाखों लोगों का फायदा होगा। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे के जरिए भारतीय जनता पार्टी मगध और अंग इलाके को साधने की कोशिश कर रही है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर रहेंगे, एक एक को चुन चुन कर निकाला जाएगा, इन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठिए के साथ खड़े हैं। पीएम ने कहा कि पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर दस्तखत किया करते थे, हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके दायरे में पीएम भी है, गिरफ्तारी होते ही पद चला जाएगा। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि पहले बिहार में शाम को कहीं आना जाना मयस्सर नहीं था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे, न शिक्षा थी न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए, उसके बाद हम प्राइम एजेंडा की शुरुआत करेंगे। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया। बिहार में कई मर्तबा पहुंचे हैं। एसआईआर का मुद्दा गर्म है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वहां पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। जहां पर आज प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया है, वहां से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली गुजर चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह कि बिहार में जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, मगध और अंग प्रदेश बहुत अहम है बिहार में चुनाव के लिहाज से। मगध इलाके में एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और अंग इलाके में भी कहीं ना कहीं विपक्षी दल मजबूत नजर आ रहे हैं। दलित पिछड़ा के कॉम्बिनेशन वाला इलाका है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस इलाके का दौरा कर रहे हैं, वहां पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं, संबोधन चल रहा है, ताकि जो वोट बैंक अभी भी एनडीए के खलीथे में नहीं है उसे जोड़ा जा सके। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव का, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है।
संदीप मिश्रा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद सिन्हा भी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। प्रमोद भाई बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विपुल सुनील मेरे साथ हैं, ही इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव से करूंगा। भूपेंद्र भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में सबकी रसीद काट दी। लालटेन की भी बात हुई, जंगल राज की भी बात हुई, यह भी कहा कि कांग्रेसी बिहारियों को पसंद नहीं करते हैं। मगध और अंग प्रदेश बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो बताइए। और राहुल गांधी, तेजस्वी, दो भाई साथ आए हैं, इससे कितना एनडीए को नुकसान हो सकता है? भूपेंद्र ऐसा है अमित भाई साहब जी, मैं सबसे पहले पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार और आपको भी नमस्कार और देश की जनता को सैल्यूट मैं करता हूं जी। आज बिहार की धरती, गया जी का धरती से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा हुंकार भरे हैं जी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्य भर के बिजली, सड़क एवं नगर विकास के महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए इतना न बड़ा उद्घाटन और जो है ना शिलान्यास किए हैं कि बिहार की धरती जो है ना बहुत जल्द विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रही है अमित भाई साहब। और 2 ट्रेन का भी हरी झंडी दिखा करके गया जी की धरती से जो है ना पूरे बिहार के लोगों को संदेश दिया है। और इस सारी योजनाओं में करीब 13,000 करोड़ का बहुत भारी भरकम जो है ना धनराशि बिहार की जनता को, आवाम को विकसित बनाने के लिए जो है ना देने का काम किया है जी, जिसमें करीब 59,377 करोड़ रुपया ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों और जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब भाइयों को पक्का मकान बनाने के लिए जो है ना पैसा, इतना भारी भरकम राशि देने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी। अब मैं बता दूं डेमोग्राफी की बात, तो मैं कहता हूं कि देश में डेमोग्राफी हम लोग चेंज नहीं होने देंगे मेरे भाई। डीप स्टेट नहीं बनने देंगे। कांग्रेस के समय में भारतीय जो है हिंदू भाग रहे थे, जब भाजपा की सरकार आई तो वहां से अब रोहिंग्या और जो है ना बांग्लादेशी भाग रहे हैं। तो मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि यदि देश तुम्हारा है तो डर कैसा, यदि देश तुम्हारा नहीं है तो घर कैसा। यही नारा के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आज पूरे प्रदेश को जो है ना हुंकार भरा है कि जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान हमारे प्रदेश में घुसे हुए हैं और हमारे देश के अंदर में, तो अपने देश के टैक्स के कमाई से जो है ना हम लोग उनको खाना नहीं खाने देंगे मेरे भाई। चलिए ठीक है, प्रमोद सिन्हा के पास जा रहा हूं, आरजेडी के प्रवक्ता। ठीक है भूपेंद्र यादव, ठीक है, ओपनिंग कमेंट हो गया, मैं आऊंगा। मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। प्रमोद सिन्हा जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों को शरण दिए हुए है। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, एक एक घुसपैठी को देश से बाहर निकाल कर दम लेंगे। देखिए अमित जी, आपने इंट्रो में कई बातों को कहने का काम किया, और रही बात घुसपैठियों की, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पता है या पता नहीं है कि 11 वर्षों से देश में उन्हीं की सरकार है, और बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो 20 वर्षों से सत्ता में काबिज है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी, गृह विभाग भी अपने पास रखे हुए हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब घुसपैठिए अगर घूस करके आ रहे हैं तो पहले तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनके शासन में घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। अब रहा सवाल, इन्होंने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रवचन देने का काम किया। यही कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, इनको जेल जाना होगा, चक्की पिसिंग करना होगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं जी, कमल छाप साबुन से नहला करके फ्रेश हो जाते हैं और सदाचारी बन जाते हैं जी। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र है। तीसरा, इन्होंने जंगल राज की बात कही और कानून व्यवस्था पर
बोलने का काम किया। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार भूल जाते हैं कि सरकार उन्हीं की है और 20 वर्षों से सरकार है। अभी पिछली बार जब आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजधानी में रोड शो करने के लिए, तो उन्होंने अपना जो गाड़ी का शीशा था वो भी उठाने का काम नहीं किया था। ऐसे तो नाम दिया था रोड शो का, लेकिन वो गाड़ी के भीतर ही बैठे रह गए। शायद उनको पता है कि असल में महाजंगल राज अभी है और वर्तमान में राजधानी में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स और प्रत्येक दिन हत्याओं का दौर जो चालू है, उनको पता होगा। यही वो वजह रहा होगा कि वो गाड़ी से बाहर निकलने का जो है ये नहीं किया। और जहां तक बात है आज का रैली का, तो आपने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री का गया जी में ही उनको उनका विरोध का सामना करना पड़ा और लोग विरोध भी कर रहे थे। वहीं कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना के बापू सभागार में थे और मदरसा बोर्ड का जो है शताब्दी समारोह था। और वहीं उस कार्यक्रम में उनको जो है विरोध का सामना करना पड़ा और मुर्दाबाद के नारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने मदरसा बोर्ड के शिक्षकों ने लगाने का काम किया। तो ये है इनकी हालत। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू डिबेट, वी हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर डिबेट। 1 घंटे की पूरी डिबेट है। मैं आ रहा हूँ भूपेंद्र भाई, मैं आ रहा हूँ। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना है सबसे पहले। संदीप मिश्रा जी, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी बिहारियों को पसंद नहीं करते हैं। ये नकली जो शो ऑफ है, बहुत जल्दी जनता इसे लेकर सबक सिखाएगी। और एक सवाल और भी है कि राहुल गांधी और तेजस्वी कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में शिरकतें चल रही हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ भी ऐसे ही घूम रहे थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ वहां पे। यहां पर क्या दिखाई दे रहा आपको? बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब जब चली कहीं न्याय की आंधी, सामने आया कोई गांधी। एक महात्मा थे जो लड़े गोरों से और एक राहुल है जो लड़ रहे हैं चोरों से। बहुत बढ़िया। ये तेजस्वी का तेज और राहुल के सत्य के आगे जी अमित और शाह की हताशा का ये तमाशा है जो वो बतासा बना के बातों का बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज बहुत लाल लाल आंखों की बात कर रहे थे, लाल लाल लालटेन की बात कर रहे थे, लाल लाल बातें कर रहे थे। यही मोदी जी हैं जो कभी कहते थे कि लाल लाल आंखें चाइना को दिखाएंगे। अब फिर जिनपिंग के साथ झूला झूलने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जिनपिंग झूला झूला, ये क्या कर रहे हैं? किसको बातें बना रहे हैं? अमेरिका ने लतिया दिया, अमेरिका ने दुत्कार दिया, अमेरिका ने ट्रैफिक का वार कर दिया। वही ट्रंप के लिए दरी बिछा रहे थे मोदी जी। कार्यकर्ता बन के गए थे ट्रंप का कि अब की बार ट्रंप सरकार, और उनके ही पैर से दरी खींच ली। मोदी जी चित होकर चाइना की ओर भाग रहे। अब ये लोग क्या कहेंगे कि चाइना की फुलझड़ी, चाइना का टीका, चाइना की लड़ी लगानी है कि नहीं लगानी है? तो मोदी की बातों में क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो पूरा देश जान रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं साहब, अगर बीजेपी वालों के घर में बच्चा भी पैदा होता है ना, तो ये सरेआम कहते हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। एक रवि किशन जी गोरखपुर के सांसद हैं, एक बड़ी एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे जिस दिन जनसंख्या विरोधी बिल ये डालने जा रहे थे। तो उन्होंने, एंकर ने पूछा आपके घर में 4 बच्चा है, आप कैसे विरोध कर सकते हैं? तो बोले ये सब कांग्रेस की वजह से हमारे 4 बच्चा है। अच्छा तो हम कांग्रेसी लोग तो इनके घर में जाके बच्चा भी पैदा करा देते हैं। तो इनको अगर ऐसा सपना दिखता है कि सपने में नेहरू दिखते हैं, नेहरू आके इनके गाल को लाल कर जाते हैं, राजीव इनको तमाचा मार जाते हैं। संदीप मिश्रा, लग रहा है पूरा आपने, लग रहा है महाभारत के 4-5 एपिसोड देख लिए हैं कि वहां पर स्मरण करने से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाया करती थी, ये रवि है ना? ठीक है, डॉक्टर विपुल के पास जा रहा हूं। हाँ ठीक है, ये रवि का ऑन द रिकॉर्ड आज तक पे दिया हुआ इंटरव्यू का अंश बता रहा हूं जो मैं लाइव सुन रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चैनल को कोट कर रहा हूं। बिल्कुल, तो नहीं, डू नॉट कोट द चैनल। मैं विश्वास करता हूं आपकी बात पे। ठीक, मैं बहुत बढ़िया से कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं डू नॉट कोट द चैनल। हम दूसरे चैनल को कोट नहीं करते अपने शो में। अमित सर सुन लीजिए, अमित सिंह एक लाइन में मेरी बात खत्म होने दीजिए जी। एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस के राज में बिहारियों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ। ऐसी बात कही ना उन्होंने जी। ठाकरे राज ठाकरे और फडणवीस के ठहाके की तस्वीरें आज भी अखबारों में छप रही हैं। और कौन थप्पड़ मार रहा है बिहारियों को, कौन बेइज्जती कर रहा है और कौन करा रहा है, ये दुनिया देखती है। चलिए भूपेंद्र यादव से इसका जवाब लूंगा। नो वरीज
प्रमोद सिन्हा जी, संदीप मिश्रा जी, मैं जाऊंगा बीजेपी के पास, सवाल पूछूंगा इसका, लेकिन इससे पहले मैं जा रहा हूं डॉक्टर विपुल के पास, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर विपुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर विपुल? ठीक है डॉक्टर विपुल, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त बिहार में बौछार है सौगातों की। चुनाव अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में जारी हो जाएगा। एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी, राहुल और पूरा विपक्ष एक अलग सेपरेट रैली कर रहा है, हर विधानसभा में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं 8वीं मर्तबा बिहार पहुंचे पिछले कुछ महीनों में। बतौर पत्रकार, बतौर एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप क्या देख रहे हैं बिहार की सियासत में? देखिए, बिहार की सियासत में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। बिहार में एक तीसरा फैक्टर आ चुका है, आप सबको मालूम है, पीके का फैक्टर जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि सत्ता में कौन आएगा। और निश्चित तौर पर एनडीए की दावेदारी थोड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है इधर के दिनों में। इधर 2-3 महीने में जिस तरह का राजनीतिक उथल पुथल का दौर देखा जा रहा है, चाहे वो केंद्र से लेकर के उपराष्ट्रपति के बेदखल होने तक की बात करें, और भाजपा में भी एक तरह का ग्रुपिंग जो मोटे तौर पर मान के चलिए कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें जनरली ये देखने को नहीं मिलता है। भाजपा का अंतर कलह कभी बाहर नहीं आता है, और इधर के 3-4 महीने में ये अंतर कलह बाहर आता हुआ दिख रहा है। और भाजपा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जो टकराव है उसको आप देख सकते हैं। लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री को आकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो खिचड़ी पक रही है उसको भी, उसकी भी वजह से भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर विपुल, आरएसएस की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की, इसका बिहार की सियासत में क्या असर है, मुझे जरा समझाइएगा। और बीजेपी के जिस अंतर कलह की बात कर रहे हैं उसको भी खुलकर बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं भूपेंद्र यादव, उनसे भी जरा पूछ लूं। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता कभी नहीं उसको बताएंगे। आप बताइए मुझे। मैं जितना देख पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ, उतना बताऊंगा। और देखिए, मैंने पीछे भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली को बहुत आसानी से समझा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आरएसएस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो दबाव बन रहा है कि ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति बनेगा, इन व्यक्तियों में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहा है। आरएसएस जब ऑब्जेक्शन कर दे रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आगे अपने भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को देखते हुए आरएसएस के सामने झुकना जिसे कह सकते हैं, या आरएसएस के सामने जाते हैं, आरएसएस के पास जाते हैं और अब आरएसएस के हिसाब से चलने की प्रयास में है। इससे क्या होगा कि 75 वर्ष वाला जो दबाव है वो भी उनके माथे से हटेगा। और डॉक्टर विपुल, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आई एम वेरी सॉरी। आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, इससे बिहार के चुनाव पे कोई असर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आप थोड़ा और बेहतर समझा पाएं कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अगर अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है तो बिहार में एसआईआर का मुद्दा हो सकता है, बिहार में लालू राज, जंगल राज मुद्दा हो सकता है, विकास मुद्दा हो सकता है, विपक्ष का सीट बंटवारा मुद्दा हो सकता है, वहां का अंतरकलह मुद्दा हो सकता है। लेकिन आरएसएस और राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बिहार के इलेक्शन को करेंगे इफेक्ट, मुझे ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। I'll come to you. Let me complete. आरएसएस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को प्रभावित करता है, अगर इसे देखना है तो आप 2024 का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए। और आरएसएस किस तरह से पॉजिटिव डिफेंड करता है बीजेपी को, इसे देखना है तो हरियाणा का चुनाव देख लीजिए। हरियाणा का चुनाव लगभग जीती हुई थी कांग्रेस, या मतलब विपक्ष के लोगों के लिए पूरी पिच बनी हुई थी। आरएसएस ने बैटिंग की अंतिम दिनों में आकर के, और जीत उनके मुंह से छीन करके लाके बीजेपी को दे दिया। आरएसएस इतना बड़ा फैक्टर है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। निश्चित तौर पे आप जिन बातों को कर रहे हैं वो भी है, वो पॉइंट है, एसआईआर है, और अवैध प्रवासी जो आकर के बांग्लादेश के रोहिंग्या हैं उनको, वो भी मुद्दा बनेगा, और वो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर। और एक अंतरकलह की बात आप कर रहे थे, अंतरकलह, वो वाला भी एंगल थोड़ा समझाइए डॉक्टर विपुल। अंतरकलह बिहार में, मैं जितना बातें कर सकता था, जितना मैं रीड कर पा रहा हूँ, उतना मैंने कह दिया है। अब इससे आगे उसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दावा नहीं कर सकते हम मोटे तौर पर। हमारे पास आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप तो आजाद है बोलने के लिए। हम और आप किसी पार्टी के तो नहीं है ना, हम तो बोल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सम्राट चौधरी वर्सेस अदर्स, चिराग वर्सेस नीतीश, ये तो आप बोल ही सकते हैं, इसको बोलने में क्या दिक्कत है। इधर 2.5 वर्षों के पॉलिटिकल डिबेट के करियर में अगर एक राजनीतिक विश्लेषक मेरी तरह निरपेक्ष बात करने वाला मिले तो आप मुझसे बात करिएगा। कोई नहीं करता इतना खुल करके बात जितना मैं कर रहा हूँ।
और मैं जहां भाजपा गलत होती है वहां भाजपा कहता हूं, कांग्रेस गलत होती है कांग्रेस कहता हूं। और मुझे लगता है कि आए दिन मेरे को इसके लिए सुनना भी पड़ता है। राह चलते पब्लिक पूछती है कि आपका स्टैंड नहीं क्लियर है। मैंने कहा कि मेरा स्टैंड क्लियर नहीं होना ही स्टैंड है, ठीक है। तो मैं विश्लेषण करता हूं और विश्लेषण के आधार पे मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि बिहार चुनाव में एनडीए अभी थोड़ा बैकफुट पर है, थोड़ा डेंट है। ठीक है, प्रशांत भी फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी के ठीक है विपुल जी, मैं आऊंगा राष्ट्रपति के इस्तीफे से लेकर के अब तक जो स्थिति बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 वर्षों से चुनाव ठीक है अंडरस्टैंड। आप वही बातें रिपीट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर विपुल, आई कम टू यू। भूपेंद्र यादव, डॉक्टर विपुल बतौर राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ा तो डेंट लगा है, क्योंकि बिहार में पिछले 2-4 महीनों में थोड़ा सा मामला बीजेपी का हल्का हुआ है। ये डॉक्टर विपुल कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है। दूसरा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ना मिल पाना, आरएसएस के बारे में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का तारीफ करना, बीजेपी का अंतरकलह, ये सब मसले क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले? और अंतरकलह वाला थोड़ा तस्वीर आप ही साफ कर दीजिए। डॉक्टर विपुल तो नहीं कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चिराग और नीतीश को लेकर मामला अभी भी खराब ही है? क्या मामला, या सब ठीक हो गया अभी अंदर? भूपेंद्र, ऐसा है अमित भाई साहब, मैं आपको डिसाइड करके बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे सबसे पहले तो आरएसएस में हमारा कोई जो है ना आपसी कोई विवाद नहीं है रे भाई। ये सब कुछ ठीक ठाक है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 75 साल वाला मामला, तो ये इनका दिमाग का भ्रम है। अब आइए आप जो है ना ये जो बिहार की बात करते हैं, हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, इनको ये पता होना चाहिए कि तेलंगाना जो है वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि बिहारी का डीएनए जो है ना मजदूर वाला है। इनका राहुल गांधी जी अल्लाह रखा, ये आकर के बिहार में एसआईआर पर पूरे जो है ना रोड टू रोड घूम रहे हैं, किसी को वोट बनवाने के फिराक में नहीं है। ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब बेरोजगार जो है रोजगार ढूंढने आ गए हैं। अब भदैया बैंक की तरह टेहो टेहो कर रहे हैं बिहार में आकर के। तो मैं तो कहता हूं कि एसआईआर पर बोलने का इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है मेरे भाई अमित सिंह जी। मैं इस बात पर इसलिए बोलता हूं कि टाइटल चोर बिहार छोड़, ये लोग टाइटल चोर है। अभी देख लीजिए जन नायक का उपाधि जो है अमित जी राहुल गांधी के लोग दे डाला है, जबकि हमारे बिहार के जो है ना डायनामिक पर्सनालिटी श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी इन्हीं के खिलाफ लड़ करके 1970 में मुख्यमंत्री बन करके बिहार के दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो यही लोग गाली देते थे कर्पूरी ठाकुर जी को। इस गाली को मैं आपको चैनल के माध्यम से नहीं कर सकता हूं, लेकिन दुख तब होता है कि ये लोग बिहारी को इतना बड़ा शोषण किया 35 साल बिहार प्रशासन करके कि यहाँ की नौजवानों को शेर से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके ये लोग धन्ना सेठ बन गए रे भाई। उसके बाद लालू जी जब इनको मटिया मेट करके आए तो लालू जी जो है ना 15 साल शासन किया और पुनः जा करके उसी कॉलेज के गोद में बैठ गए। आइए बैठ करके इतना नरसंहार कराए इस प्रदेश के अंदर में कि हमारा पछड़ा हुआ बिहार आज भी हम लोग आज हम लोग को कष्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इन लोगों को, कांग्रेस को खास करके 65 सालों से बिहार की जनता जो है लोकतंत्र की जननी बाहर रखे हुए है, और लालू जी को जो है ना यही लोकतंत्र की जननी जो है ना 20 सालों से बाहर रखे हुए है। और भी लोग छटपटाहट में है रे भाई। और रही बात डीप स्टेट बनाने का, तो ये लोग डीप स्टेट बनाने के फिराक में है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या मरा हुआ व्यक्ति से ही वोट लेंगे? क्या डबल वोटर वाले से ही वोट लेना चाहते हैं? क्या ये जो है ना प्रवासी जो चले गए यहाँ छोड़ करके उनसे वोट लेना चाहते हैं? और माननीय चुनाव आयोग के लोग बदनाम करके जो है ना एक संवैधानिक ऑटोनॉमस बॉडी कोई लोग बदनाम करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करके इस बिहार नहीं पूरे देश को जो है ना दलदल में ढकेलना का काम यदि कोई कर रहा है तो बिहार के इंडी गठबंधन के लोग हैं। और आने वाला समय में 2025 में सुनिएगा, ये लोग मटिया मेट होने जा रहा है रे भाई। ये लोग मुश्किल से जो है ना 21 गो सीट ले आएगा लालू जी का पार्टी,
और 10-12 को सीट कांग्रेस की पार्टी लिया कि लोग टैंक टाइप फीस हो जाएगा। बिहार की जनता, यहाँ की लोकतंत्र की जननी इनकी भाषा को अच्छी तरह से समझ रही है और इनको कभी जो है ना दूल्हा चुनने नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग आपस में इतना फूटे हुए हैं कि ये लोग देश के रिसोर्स को लूटने के फिराक में है रे भाई। अब बिहार की जनता इनको कभी जो है बिहार की रिसोर्स को नहीं लूटने देगी और आने वाला समय 2025 में जो है ना हम लोग 225 सीट से जीत करके आएंगे। अब पुनः यही सम्मानित जनता हम लोगों को सेवा का मौका देगा। ठीक है प्रमोद सिन्हा, ठीक है भूपेंद्र यादव, ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि देखिए एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया, ये लार्जर देन लाइफ हो गया। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का इम्कान था, ना तो बीजेपी को ये अंदाजा था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन मिलने के लिए बुला रहा है 12-14 पार्टियों से। उसने कहा कि भाई आके मिलिए, बताइए। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामे की बात का जिक्र आज हुआ सुनवाई के दौरान। उन्होंने भी कहा कि भाई जिन जिन दलों को आपत्ति है वोटर लिस्ट से, एसआईआर को लेकर आपत्ति है, अपना अपना हलफनामा दाखिल करिए, अपना अपना वकालतनामा लगाइए, मैं सबको सुनने के लिए तैयार हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है, लेकिन आप लोग का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। ना तो हम चोर को पकड़ेंगे, ना तो चोर को सजा देंगे, सिर्फ चोर चोर चिल्लाएंगे। और अब जो अलग अलग इलाकों में यात्राएं चल रही हैं, तेजस्वी यादव बिहार की दूसरी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन के साथी तो गलत नहीं चुन लिया है। सीट बंटवारे को लेकर कुछ न कुछ तो मनमुटाव रहेगा राहुल गांधी के साथ। ये तो इतिहास हम लोग इतने सालों से ट्रैक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी सहयोगी दलों के साथ फाइट करती है, नुकसान पहुंचाती है जिस दल के साथ जाती है। यूपी हमने देख लिया, बिहार की बारी है। मैं आ रहा हूं आपके पास। डिबेट नहीं होती है, लाइव डिबेट है। संदीप मिश्रा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संदीप जी मैं आ रहा हूं। अमित जी भाई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दिया गया, आप देख लीजिए, समय हमें भी दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए। सबसे पहली बात तो एसआईआर की अगर बात है जी, तो एसआईआर पर जब हमारे नेता ने 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था और उन्होंने कहा था कि ये गलत समय है, बिहार की 73% आबादी जो है बाढ़ प्रभावित है और जो 73% आबादी बाढ़ प्रभावित है और जिस और आनन फानन में जिस प्रकार से इस प्रक्रिया को लाया गया है, तो जो उन्होंने बातें उस समय कहने का काम किया आज धरातल पर दिखलाई पड़ रहा है। आज देखिए पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से जलमग्न है, बड़े बड़े घर जो है धाराशाही हो जा रहे हैं, जल प्रवाह में बह जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दावा और आपत्ति का जो समय दिया गया है 1 महीने का, तो मतदाता बीएलओ को कैसे पानी में तैर करके मतदाता बीएलओ को ढूंढने जाएंगे या बीएलओ मतदाता के पास पहुंचेंगे जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा बात है कि आपने किस प्रकार का एसआईआर कराया और किस प्रकार का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित करने का काम किया। जो मृत है उनका नाम दर्ज है और जो जीवित है उनका नाम आपने काटने का काम किया। अब तो उच्चतम न्यायालय में भी जो जीवित व्यक्ति थे जिनका नाम काटा गया वो वहां पर पहुंचने का काम किए। तो ये एक वोट चोरी का जो है प्रयास है जिसको बिहार की जनता और बिहार विपक्ष के नेता कभी जो है सफल नहीं होने देंगे। इनका जो चेहरा है ना वो सामने खुल करके, इनकी कलई खुल करके सामने आ गई है। और आप ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, इनको पता नहीं है कि अभी तक 1990 से अभी तक 2025 तक बीच के अगर एकमात्र 2010 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने 1 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे अधिक मत प्रतिशत लेकर के 1 नंबर की पार्टी बनी है। और 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर ये लोग शासनादेश के बल पर कई सीटें नहीं हथियाने का काम करते तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी होते, क्योंकि लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है ना उनको मिल चुका था। प्रमोद जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जानबूझकर ये जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्याज हैं, जो अलग अलग इलाकों से घुसकर बिहार में बैठे हैं, जिनके पास नकली आधार कार्ड है, जिनके पास नकली वोटर कार्ड बना हुआ है, उनका भी तो कुछ होना चाहिए। जलमग्न हो जाते हैं। प्रमोद सिन्हा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? काम करते हैं। प्रमोद सिन्हा, मैं ऑडिबल टू यू? प्रमोद सिन्हा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोवा और प्रमोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रमोद, गोवा और पटना को पीसीआर प्लीज कंफर्म करिए, सुन पा रहे हैं मुझे कि नहीं? ये आप बतलाइए ना, पुणे बनाने का बात कहते हैं लेकिन संदीप मिश्रा पहली बारिश में
संदीप पूरा मिश्रा, आप मुझे पटना सुन पा रहे डूब जाता हैं? है। कांग्रेस प्रवक्ता के इसकी पास मैं जा रहा जवाबदेही कौन हूं। लेगी? थोड़ी सी शर्म बची आवाज है इन उनकी लोगों आवाज को। कम करिए, उनको सुनाई नहीं दे रहा, अगर तो वो चुप भी नहीं हो रहे हैं। आवाज कम करिए। दिल्ली से चल के संदीप चले मिश्रा आते। जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, रोहिंग्या, घुसपैठ, ये तमाम जो मसला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, गृह मंत्रालय इन मसलों को देखता है। लेकिन अगर एसआईआर हो रहा है, घुसपैठिए निकाले जाएंगे, अनआइडेंटिफाइड जो वोटर्स हैं उनको हटाया जाएगा, नकली आधार, नकली वोटर कार्ड का जो मसला है उसे दूर किया जाएगा, और सरकार वही तो कर रही है। जो आप कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार है तो उसका ये काम है, तो वही काम तो वो कर रही है। घुसपैठियों को निकालने के लिए तो एसआईआर का रिव्यू और रिवीजन हो रहा है, इससे भी दिक्कत है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 10 साल से आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं घुसपैठियों पर नकेल कसी? संदीप मिश्रा, घुसपैठ हुई है बिहार में या क्यों घुसपैठ नहीं हुई अभी है तक कहीं तो है? और? उन्होंने उसका उद्घाटन तो दो करने ही का लोग काम जिम्मेदार किया। हैं इसके। सिर्फ झूठ और पीसीआर नफरत 30 की प्रमोद खेती सिन्हा से करने बात के करिए, लिए उनको आवाज तैयार नहीं जा रही है, आते हैं। उनको लेकिन चुप बिहार कराइए। जनता इस बार सजग हाँ, है। तो उनसे बात करिए, उनको प्रमोद से सबक बात करिए, सिखाने उनको के लिए बोलिए कि उनकी तैयार आवाज, बैठी हुई है। सवाल अब उनसे इनकी नहीं पूछा। सरकार आने वाली रोकिए नहीं उनको। है। मैं जवाब दूं? जी, मैं आपसे पूछ रहा था प्रमोद सिन्हा जी, लेकिन संदीप मिश्रा, लेकिन प्रमोद सिन्हा रुक ही नहीं रहे। हाँ संदीप मिश्रा, बोलिए बोलिए। संदीप मिश्रा, मैं ये जवाब देना चाहता हूं, अगर बिहार में घुसपैठ हुआ है या फिर देश में कहीं घुसपैठ हुआ है तो दोषी नीतीश हैं या फिर गृहमंत्री अमित शाह हैं। ये दोनों ही गृह मंत्री हैं, एक बिहार के और एक केंद्र के। ये दोनों ही नालायक हैं, दोनों ही नालायकों को गद्दी छोड़नी चाहिए। सबसे पहली बात, इनके रहते ना देश सुरक्षित ना प्रदेश सुरक्षित, तो ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और एक बात मोदी जी को और शाह जी को समझ लेना चाहिए कि ये लालू का बिहार है। जब इन्होंने आडवाणी का रथ उखाड़ कर फेंक दिया तो तेजस्वी उनके लाल है, जड़ उखाड़ के फेंक देंगे मोदी की। बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है, बिहार न्याय की ओर बढ़ रहा है। बिहार इन वोट चोरों को बर्दाश्त करने नहीं जा रहा, बिहार इन बस्ता चोरों को झेलने नहीं जा रहा। और मैं तो एक बात कहूंगा, ये गोधराबाज, ये जुमलाबाज, ये झोलेबाज, ये दगाबाज, ये महंगाईबाज, ये मणिपुर को जलाने वालों ने किसानों के साथ धोखा किया, जवानों के साथ धोखा किया, पहलवानों के साथ धोखा किया। कैसे हुआ पुलवामा? कौन थे वो पुलवामा कराने वाले? कैसे शहीद हो गए लाल? कोई जवाब नहीं। पर गाल बजाने के लिए मोदी जी जो लाल लाल गाल करते हुए बातें बना रहे हैं, ये क्या करेंगे देश को? ये वोट चोर की सरकार, वोट चोरों की सरकार, ना इनमें दम है, ना जुबान में दम है, ना काम में दम है। ये सिर्फ गालों को बजाकर जो तमाशा देख रहे हैं, ये जुलूस निकाल रहे हैं अपना। और बहुत अच्छी बात कही थी डॉक्टर विपुल जी ने कि आज मोदी का वजूद खतरे में है, आज मोदी की उम्र उनके आड़े है, मोदी के बनाए नियम उनके लिए विदाई के संकेत हैं। आरएसएस शरणम गच्छामि का मतलब इतना है कि मोदी के बस का कुछ नहीं बचा। मोदी सिर्फ एक बातों का झुंझुना और झूठ की एक गोली बनकर रह गए, जो गोली नीतीश को भारी है लेकिन बिहार को नहीं भारी। बिहारी खड़ा हो गया है, बिहारी अड़ गया है, बिहारी लड़ेगा, बिहारी जीतेगा। जुमला हारेगा, धोखेबाज हारेगा, गद्दार हारेंगे, वोट चोर हारेंगे। और वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा बिहार से बुलंद हुआ है, ये नारा पूरे देश में गूंजेगा। मोदी शाह को जाना होगा। फेयर इनफ, ठीक है। भूपेंद्र यादव, वोट चोरी का इतना संगीन आरोप लग गया है, हमको लगता है कि बड़े से बड़ा डिटर्जेंट ये धुल नहीं पाएगा। संदीप मिश्रा जिस तरह से चिपका रहे हैं ये आपके ऊपर कि आप वोट चोर हैं, धोखेबाज हैं, देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, देश की उन्नति नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई, देश चल कैसे रहा 10 सालों से? मैं तो बहुत हैरान हूं। ऐसा है अमित भाई साहब, मैं बता दूं, मिश्रा बाबा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये जो है जानते हैं जीवन भर ही लोग क्या किए हैं? क्या? जजमान का दाल चाउर, जजमान के घी। अब वाह रे वाह बाबा जी, ये लोग जो है ना, ये लोग ऐसा ही करके शासन सत्ता में 65 साल देश की जनता को जो है ना शोषण किया है लोग। रही बात एसआईआर का, तो चोर मचाए शोर और चोर चोर मौसेरा भाई। भाई साहब अमित जी, मैं इनको चुप कराइए। अमित जी, ठीक है, ठीक है। संदीप मिश्रा सुन लेते हैं। संदीप मिश्रा, जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे। संदीप मिश्रा, आपके वक्त बीजेपी नहीं बोल रही थी। संदीप मिश्रा, आपके वक्त बीजेपी नहीं बोल रही थी। सुन लीजिए ध्यान से
फिर आपको जवाब का मौका दूंगा। भूपेंद्र यादव प्लीज गो हेड। संदीप जी, संदीप मिश्रा, आपके वक्त में वो नहीं बोल रहे थे। संदीप मिश्रा, आपके वक्त में वो नहीं बोल रहे थे, आरजेडी प्रवक्ता के वक्त वो नहीं बोल रहे थे। थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा संयम रखिए। आई कम टू यू, आई कम टू यू। डोंट वरी, जस्ट होल्ड ऑन, रिलैक्स। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र जी। अमित भाई साहब, मैं बता दूं कि एसआईआर पर जो है चोर मचाए शोर और चोर चोर मौसेरा भाई, और टाइटिल चोर बिहार छोड़। अब बिहार के जनता को ये लोग इस तरह से गुमराह कर रहा है एक एसआईआर के नाम पर भाई साहब, कि अभी अभी जो है सासाराम में राहुल गांधी जी एक महिला को खड़ा करके स्टेज पर उसको कह रहे थे कि इनका बाले बच्चे का वोट काट दिया रे भाई। और वही महिला कल जो है ना बता रही है, डिफाइन कर रही है कि नहीं हमारा बाले बच्चे का वोट है। तो ये एक नंबर का झूठा। दूसरी बात जो है, अभी यहाँ मुंगेर के अंदर में एक सुबोध राय नाम का आदमी को स्टेज पर खड़ा करके उनको भी सिखा करके कुछ पैसा कौड़ी दे करके ये लालू जी के लाल और ये जो है ना राहुल गांधी जी उसको बता रहे थे कि इनका भी वोट कट गया, गरीब आदमी का वोट चोरी हो गया। और उसकी जब जांच हुई तो उस सुबोध राय के नाम का कोई जो है ना आदमी नहीं था, वो एक नंबर का बनावटी और टुच्चा था। और उसका उपयोग करके राहुल गांधी जी और ये जो है ना हमारे तेजस्वी जी बिहार के जो है ना सड़क पर घूम करके, जनता तो मिल नहीं रहा है, ये लोग जो है ना जहां तहां जो है ना 2-4-10 गो आदमी को कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमित जी, ये बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी है, यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीतिज्ञ होता है और इनकी भाषा को समझ गई है। इनको 65 सालों से कांग्रेस को यही जनता बाहर रखे हुए है और यही जनता बिहार से इनको लालू जी को 20 सालों से बाहर रखे हुए हैं। और हम लोग एनडीए की डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2030 तक 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने जा रहे हैं और सारे लोगों को जो है ना सुविधा से लैस करके विकसित बिहार की श्रेणी में हमारा बिहार बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो है ना तिजोरी पर जनता का जो है ना जो आपदा में जो जनता होती है उसका जो है ना बहुत बड़ा जो है ना अधिकार होता है मेरे भाई। अभी बिहार के अंदर में 6,25,000 परिवारों को हम लोग 7-7 हजार के डॉक्टर विपुल हमारे साथ भाइयों को जो है देने का काम किया है अकाउंट में। भूपेंद्र यादव, ठीक है, डॉक्टर विपुल के पास जा रहा हूं। डॉक्टर विपुल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, 10 मिनट से हमारे साथ नहीं थे, ये लोग मुद्दाहीन है अमित जी, ये लोग डॉक्टर विपुल मुझे जरा समझाइए। भूपेंद्र यादव, इनफ। भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, प्रमोद सिन्हा जस्ट होल्ड ऑन। भूपेंद्र यादव जी होल्ड ऑन। डॉक्टर विपुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं। ठीक है डॉक्टर विपुल, आप अभी जब पहली मर्तबा आप जुड़े थे तो आपने 2 चीजों का जिक्र किया, इनफैक्ट 3 चीजों का जिक्र किया, उसमें से एक मसला पीके का भी था। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि पीके वाला जो मसला है वो किस तरह से बीजेपी को इफेक्ट कर रहा है, जरा दर्शकों को समझाइएगा। मोटे तौर पर पीके को आप देखिए कि 15% से अगर ज्यादा वोट मिलता और पीके जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो लंबे समय से, नीतीश कुमार जब पहली बार सत्ता में आते हैं तब से और आज तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का वही मुद्दा रहा है, अधिकतर चोट उन्होंने उन्हीं मुद्दों पर की है। तो मोटे तौर पर पीके के जो वोटर हैं वो बीजेपी के वोटर कह सकते हैं। आप बार बार विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाती है कि ये बी टीम है एनडीए की, तो मोटे तौर पर इसे अगर आप देखते हैं तो ये देखने में आएगा कि उनके वोटर और इनके वोटर लगभग एक तरह की थिंकिंग वाले हैं। विकास की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तमाम इस तरह की बातें जो बीजेपी की लाइन रही है उसी लाइन पर पीके खेल रहे हैं और पीके को जन समर्थन भी मिल रहा है। मेरा अनुमान है, हालांकि राजनीति अनुमानों के साइने में राजनीति पर बात की जाती है, तो मेरा अनुमान है कि 15% से अगर ज्यादा वोट आता है तो पीके राजग के 2 से 3% से 4% तक वो प्रभावित करेंगे, 2 से 4। ये मैं समझाना चाह रहा था। आप उन लोगों को देखिए जो पीके की सभाओं में आ रहे हैं, उन लोगों को देखिए जो पीके से लगातार जुड़ रहे हैं।
जन अधिकार से लगातार उनके साथ जो जुड़ रहे हैं, उनकी पार्टी से जो लोग, जितने लोग भी मतलब खासतौर पे IAS अधिकारी, प्रोफेसर, ये सब इस्तीफा दे करके जुड़ रहे हैं। तो मोटे तौर पर आप देखिए, वो कहीं ना कहीं राजद के तो वोटर नहीं है, वो राजद कांग्रेस के वोटर नहीं है, वो बीजेपी के वोटर हैं, वो जदयू के वोटर हो सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा प्रभाव उनके वोट में से मार सकते कर रहे हैं, ये फैक्टर था। ठीक है डॉक्टर विपुल, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं का वो दौरा कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइएगा, यूपी का चुनाव आपको याद है 2017 का, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए थे? बिल्कुल ठीक है। अब एक सिनेरियो दूसरा बिहार का समझिएगा। अभी भी विपक्ष में यानी तेजस्वी यादव राहुल गांधी की पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर रजामंदी नहीं है, पहला। दूसरा, तेजस्वी यादव जब दिल्ली पहुंचे, सीएम का चेहरा कौन होगा इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। तीसरा, तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वो बिहार में ज्यादा से ज्यादा वोटों पर अपने कैंडिडेट उतार कर लड़ें, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह का जोर लगा रहे हैं, जनाधार तो राहुल गांधी का या उनकी पार्टी का बिहार में बिल्कुल नहीं है। अगर प्रवक्ता बैठे हैं बोले कि नहीं भाई हम तो 150 सीट लेकर आएंगे, यूपी में भी ऐसे दावे हो रहे थे, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, लेकिन जो सच है कि तेजस्वी यादव की पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट मजबूत पार्टी है सीटों के मायने में, जनाधार के मामले में। तो ये राहुल गांधी के साथ आने से आप नुकसान देख रहे हैं आरजेडी का, या आपको लगता है कि 50-50 का मामला है? डॉक्टर 50-50 का मामला है। अगर आपने पूछा 50-50 कर रहे हैं, मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर के कह रहा हूँ कि फायदे का सौदा है। आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 4.5% वोट पाती है कांग्रेस, और उतने वोट से आम आदमी पार्टी को कम से कम 16 सीटें हराती है। तो अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो राजद का सीधे नुकसान है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर बिहार में छोटे भाई की भूमिका में है। कांग्रेस के पास 30 से 40-30 सीटें मिल जाए, 30 सीटें देकर के उनको चुनाव में लेकर के वो अंतरकलह होगा, मुझे मालूम है। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा होगी, कांग्रेस चाहेगी कि कांग्रेस, मान लीजिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरे नंबर की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो सीट को लेकर के चाहेगी। और इस तरह से इधर बीच जो है राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है पूरे देश की, राहुल गांधी की भी एक छवि बन रही है युवाओं में। वो राहुल गांधी नहीं है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुन रहे हैं मुझे और गुस्सा रहे हैं, भूपेंद्र जी, जिन्हें ये लोग पप्पू कह दिया करते थे। आज की डेट में राहुल गांधी ने उस पप्पू वाली छवि से अपनी छवि बदली है। तो आज की डेट में राहुल गांधी की जो छवि बदली है, उसके बरक्स कांग्रेस चाहेगी कि राजद उनको ज्यादा से ज्यादा सीट दे बिहार में। और ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा होगा नहीं तो एक अंतरकलह मचेगी, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय सारा विपक्ष चाहता है ठीक है, साथ लोग करके उन्हें रोकें, उनके रथ को रोकें। फाइन डॉक्टर विपुल, योर पॉइंट हैज टेकन, योर पॉइंट हैज बीन टेकन। प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी। जी देखिए, अभी विपुल जी का भी हम सुन रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का भी, तो एक एक करके हम जवाब दे देते हैं। जी। सबसे पहले तो विपुल जी ने सीट बंटवारे को लेकर के जो सवाल करने का काम किया, शायद विपुल जी हो या बाकी लोगों को भी यह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी साथ मिल करके और बिहार के जन सरोकार के, बिहार के लोगों के जन सरोकार के मुद्दे, बिहार के ज्वलंत समस्याओं को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। उसके बावजूद अगर सवाल उठाया जा रहा है कि सीट बंटवारा में इफ है और बट है, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी गई है, 4 बैठकें हो गई है, हम सब चीजों को जो है ना आसानी पूर्वक फाइनल। मुख्यमंत्री कौन होगा प्रमोद सिन्हा? हम लोग वहां अगर आपका गठबंधन जीत कर आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? चलिए छोड़िए वो सब, छोड़िए। विपुल भी सही नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी भी सही नहीं बोल रही है, कोई सही नहीं बोला, संदीप मिश्रा भी सही नहीं बोल रहे हैं। मुझे बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा? सुनिए प्रमोद सिन्हा जी, अगर आपका गठबंधन बिहार में जीत कर आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? तुरंत बता दीजिए, सब क्लैरिटी है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। बिहार की जनता ने उनको अगला मुख्यमंत्री मान लिया है। ठीक है, दूसरा सवाल, साइंस की जरूरत, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है? प्रमोद भाई, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? प्रमोद भाई, सवाल का जवाब लिया जाता है, इतना लंबा मत खींचिए, भाषण नहीं चला तेजस्वी यादव का, सवाल छोटे छोटे सवाल जवाब होंगे। कितनी सीटें कांग्रेस को दे रही है आपकी पार्टी? कितनी सीटें? अमेज जी, सीटें बताइए कितनी सीट पर? अरे सीटें यहाँ चैनल पे प्रवक्ता डिस्कस करते हैं क्या?
उसके लिए कोऑर्डिनेशन प्रवक्ता सीटें भी बताते हैं, मार्जिन भी बताते हैं, कैंडिडेट का नाम भी बताते हैं, योजना भी बताते हैं, मैनिफेस्टो पे भी बात प्रवक्ता ही करता है। पार्टी का अध्यक्ष आके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आके डिबेट में नहीं बैठते हैं, प्रवक्ता ही डिबेट में बैठते हैं। चीजों पर हम प्रगति पर हैं, हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एनडीए में है, जहाँ लोग कहते हैं कि दंगा फसाद ना बवाल चाहिए और बिहार को चिराग चाहिए। दिक्कत वहाँ है, वहाँ कहते हैं जीतन राम मांझी की सीट। ठीक है, संदीप मिश्रा के पास जा रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं है। संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी पॉइंट ठीक है, चलिए मान ली, ठीक है। संदीप मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, क्या सीट बंटवारे को लेकर क्लैरिटी है आपकी तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ? पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या सच में जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या ये सच में क्लैरिटी हो गई है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे अगर बिहार में इंडिया गठबंधन जीत कर आता है? आपको भी एकदम क्लैरिटी है, एकदम फ्रैक्शनल क्लैरिटी आपको भी है इस बात की? के दो बड़े नेताओं के दिल मिले हैं। आप तेजस्वी जी की बॉडी लैंग्वेज और राहुल जी की बॉडी लैंग्वेज को आप मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री बात सुन लीजिए सर। दोनों के दिल जो मिले हैं उससे बिहार में एक बदलाव की बयात रही है, इसमें कोई निस्संदेह नहीं है। लेकिन जो बड़ा भाई होगा, जो बड़ी सीट का दावेदार होगा, निस्संदेह लोकतंत्र में, लोकमत में जनता ही मालिक होती है। जिसे बड़ा दल का मुखिया होगा निस्संदेह उसका मुख्यमंत्री होगा, इसमें कहा कोई अतिशयोक्ति है? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे निस्संदेह। अगर बड़ा दल होगा तो बड़े भाई का रोल बिहार में मैं कह रहा हूं, अगर बड़ा दल, मैं नहीं बड़ा छोटा दल की बात नहीं होती, ज्यादा सीटों पर तेजस्वी लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो कम सीटों पर ही लड़ेगी, तो बड़ा दल तो वैसे भी कांग्रेस नहीं बन सकती अगर पूरी सीटें भी जीत लेगी। इसका अर्थ तो इसमें छुपा ही है, मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। पूरा बिहार चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो, इसमें मैं और आप क्या है? राहुल गांधी स्वयं चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो, तो फिर उन्हें बनाने के लिए फिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा? दिल्ली में जब बैठक हुई तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं दी गई? बोल देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करते कि बिहार में इंडिया गठबंधन जीत कर आएगा तो सीएम तेजस्वी यादव होंगे। ये बात तो कांग्रेस के किसी लीडर ने नहीं कही, ना तो जो प्रदेश प्रभारी कांग्रेस को उन्होंने कही, न राहुल गांधी ने कही, और ना ही तेजस्वी से पूछा गया कि भाई क्या बातचीत हुई। बोले अभी बातचीत चल रही है, प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। अरे अगर तेजस्वी यादव इतने श्योर है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाई प्रोजेक्ट करिए ना, वो चुनाव और बेहतर लड़ पाएगा वो इंसान जिसको पता है कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। आप प्रोजेक्ट करिए, अभी भी 2 महीने का टाइम है, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, फिर देखिए उनकी लय, उनका सुर, उनकी ताल, उनकी एनर्जी। युवा नेता है, बहुत ऊर्जा उनके अंदर है, कई मर्तबा उनसे मैं मिला हूं। अनाउंस करिए कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने तो कह दिया कि नीतीश बाबू होंगे हमारे सीएम। जवाब ले लो जी, संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, प्रमोद सिन्हा सवाल आपसे नहीं है, प्रमोद सिन्हा सवाल आपसे नहीं हुआ है, सवाल आपसे नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता, जिस तरह की अमित भाई स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं अपने स्टूडियो से, ऐसे ही हमारी पार्टी के मुख्यालय है, हमारी पार्टी के समझदार नेता है, और हमें भी समय और अवसर है। क्या स्ट्रेटेजी, किस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्या घोषणा करनी है, क्या मुद्दे रखने, ये मेरे नेता और तेजस्वी यादव दोनों ही बहुत समझदार है। संदीप भाई, समय कहां बचा है? जरूरत नहीं है, अगस्त आ गया, समय कहां है? समय आप मुझे बताइए। अक्टूबर में चुनाव होने हैं। संदीप भाई सुनिए, बहुत पते की बात कर रहा हूं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने, संदीप भाई ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखिए जुलाई अगस्त पूरा खत्म ही हो गया है, तो अब 2 महीना बचा है। अगर किसी आदमी को पता चल जाए कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं तो मेरी फाइट और मुखर हो जाएगी, मैं और ऊर्जा से लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जाऊंगा। अब चुनाव हो जाएगा, सीट की क्लैरिटी हो जाएगी, तब हम बताएंगे मुख्यमंत्री कौन है। इन दोनों बातों में फर्क है। गलत कह रहा हूं संदीप मिश्रा, आप मुझे बताइए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके मुंह से बचकाना सवाल अच्छा नहीं लगता। पूरा बिहार चिल्ला के बता रहा है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रही है? बिहार के चिल्लाने से होता है क्या? आप नब्ज बिहार के चिल्लाने से होता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से होता है? तैयारी कीजिए आप, राज तिलक की। अरे बिहार तो ये भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री बिहार से बनेगा। बना क्या? बिहार तो यह भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री बिहार से बनेगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, बन गए क्या? जिस पार्टी को एक साथ लाए थे उसी पार्टी ने किक कर बाहर निकाल दिया। बन पाए क्या? पब्लिक के चिल्लाने से नहीं होता है,
पब्लिक के चिल्लाने से नहीं होता भाई साहब, पार्टी कैडर डिसाइड करता है who's going to be a PM, who's going to be CM। आपको याद है राजनाथ सिंह ने जब अनाउंस किया बीजेपी कार्यालय से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बाकायदा हिंदी अंग्रेजी में अनाउंसमेंट किया गया। दर्जन भर नेता, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, तमाम लोग वहां पर बैठे हुए थे, तब अनाउंसमेंट हुआ। जनता अनाउंस नहीं करती है पीएम कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट कौन होगा, पार्टी का कैडर डिसाइड करता है, पार्टी के बड़े नेता डिसाइड करते हैं। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, बहुत लंबा ख्वाब बहुत बड़े जरूरी है देखना है, ख्वाब देखने बहुत जरूरी है, मैं भी देखता हूं। लेकिन अगर 2 महीने पहले चुनाव से पहले अगर इंडिया गठबंधन को यही क्लैरिटी नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है और ये अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, बिहार बता रहा है, अरे बिहार को जनता बताएगी सीएम कौन होगा। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, अमित भाई साहब उनको पहले चुप कराइए। अमित भाई साहब, नो 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 नो, डोंट 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 डोंट, डू नॉट टीच मी, डू नॉट टीच मी, दिस नॉट प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट प्रेडिक्शन। ऑडियो कम करिए भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, रोक लगाइए पहले। भूपेंद्र यादव, आपका जवाब मिल चुका है भूपेंद्र यादव जी। ऐसा ठीक है, है, थैंक यू संदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव वेन एवर यू वॉन्ट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ऑडियो बंद करिए, पीसीआर ऑडियो बंद करिए, इनको प्रणाम करिए, जाइए। ठीक है, बताइए भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। ऐसा है अमित भाई साहब जी, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद के प्रवक्ता कि बिहार की जनता चीख चीख कह रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, इतना हास्यास्पद है कि हम नहीं समझते हैं कि ये लोग प्रवक्ता के लायक भी है रे भाई। इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ये लोग में आपसी इतना सिर फुटौवन है कि पूरे बिहार के इंडी गठबंधन के जितने नेता हैं आपस में लोग का कोई तालमेल नहीं है रे भाई। ये लोग बिना मेल के बिहार कटपट्टी भर से करके घूम रहा है। इन लोगों के पास जो है अभी तक दूल्हे नहीं चुना है कि क्या बिहार में जाएगा लोग। पूरे बिहार की आम आवाम जनता जान चुकी है मेरे भाई अमित जी कि अब जो है ना हमको चुनने नहीं जा रहा है, इसीलिए लोग परेशानी में है। इनका एगो अल्लाह है कृष्णा अल्लाह, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अब जनता इसको तय करेगा। वो कहाँ मान रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो तेजस्वी को मान भी नहीं रहे हैं, और वो इसलिए शायद नहीं मान रहे हैं कि 1990 में लालू प्रसाद जी वो कांग्रेस को मटिया मेट कर दिया था, इसीलिए जो है ना शायद उनको याद आ गया राहुल गांधी जी को, और वो सोच रहा है कि शॉर्ट करके हमको इसको भी मटिया मेट कर देना चाहिए। तो भाई वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई गम नहीं है, भाई फुटही नाव लेके घूम रहा है लोग। इन लोग के आपसी कोई तालमेल नहीं है मेरे भाई। ये लोग जनता के बीच झूठ मूठ के सिगोफा SIR को लेकर जा रहे हैं। इनका जो है ना बेमेल के बिहार कटपट्टी भर से पूरा बिहार की जनता जान चुकी है। अब इनको जो है ना कभी बिहार के अंदर में इनको हार में हर दिन नहीं लगने जा रहा है। चलिए ठीक है, आपको याद होगा, दर्शकों आपको याद होगा, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स वहां पर थे, खड़गे साहब थे, राहुल गांधी साहब थे। तेजस्वी यादव जब बाहर निकले, मीडिया ने पूछा कि भैया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा बिहार का, तो तेजस्वी यादव ने कहा इस पर अभी मंथन चल रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रजामंदी बनाई जा रही है, अभी फोकस हमारा चुनाव पर है, अभी विपक्ष एकजुट एक लामबंद हो रहा है, सरकार के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। लेकिन समझिए एक बड़ी बात यह भी है बिहार की सियासत में कि कम से कम वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव की मजबूरी भी है कांग्रेस के साथ आना, क्योंकि जेडीयू के साथ बीजेपी मिलकर जिस तरह का अलायंस बना रही है वो बड़ा अलायंस है, वो मजबूत अलायंस है। पीके का फैक्टर जरूर एक्टिव है बिहार के चुनाव में, लेकिन मजबूरी है तेजस्वी यादव की कांग्रेस के साथ आने की। अगर वो नहीं आते हैं तो चुनाव में मुश्किल हो सकती है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।